नमस्कार। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता खद्योत की व्याख्या पढ़ेंगे। मैं अपने चैनल अर्थात के माध्यम से स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में निर्धारित इस कविता की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हरिऔध की कविता हम अत्यंत प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ते रहे हैं और उनकी अधिकांशतः कविताएं सहज सरल होती हैं। उनकी कविताओं का भाव बहुत आसानी से समझ में आता है। कुछ कविताओं में उनके भाषा थोड़ी कठिन दिखती है, किंतु अधिकांश कविताएं सहज होती हैं और भाव के स्तर पे तो बहुत ही सहज होती हैं। प्रस्तुत कविता भाषा के स्तर पे थोड़ी कठिन कविता है, इसलिए मैं इसकी व्याख्या करना चाहती हूँ। आइए सबसे पहले हम हरिऔध का एक सामान्य परिचय देख लें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं। वे उस दौर के कवि हैं जब साहित्य का दायरा मनोरंजन से अधिक व्यापक होकर समाजोन्मुख हो रहा था। नवजागरण के प्रगतिशील मूल्य कविता में परिलक्षित होने लगे थे। आदर्शोन्मुख मौलिक नैतिक कविता का दौर था। सहज सरल भाषा में जनभाषा में जनता के लिए कविता लिखी जा रही थी और हरिऔध की कविता का स्वर तो मुख्यतः उपदेशात्मक था। हरिऔध जी का साहित्यिक जीवन भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग तक तथा छायावाद तक विस्तृत था। भारतेंदु युग उनके जीवन का शैशव काल था, द्विवेदी युग युवा काल और छायावाद प्रौढ़ काल था। उनके साहित्य में तीनों युग की चेतना और समस्या और मान्यताएं दिखाई देती हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के स्वनाम धन्य कवि हरिऔध अपने समय में बेहद लोकप्रिय रहे। उन्होंने काव्य रचना की शुरुआत ब्रजभाषा से की थी और आगे चलकर उन्होंने खड़ी बोली में काफी रचनाएं की थी। उपदेशात्मकता उनकी कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है जो उनकी हर कविता में देखी जाती है। प्रस्तुत कविता खद्योत, जिसका अर्थ जुगनू होता है। पहले हम इस कविता का पाठ कर लेते हैं। प्रकृति चित्रपट असित भूत था, क्षिति पर छाया था तम तोम, भाद्र मास की अमानिशा थी, जलद जाल पुरित था बिन। काल कालिमा कवलित रवि था, कलाहीन था कलित कलंक मयंक, परम तिरोहित तारक चय था कज्जलित ककुभ का अंक। ये प्रथम अनुच्छेद है। दामिनी निविड़ घन में, दामिनी छिपी निविड़ घन में थी, अटल राज्य तम का अवलोक, था निशीथ का समय अवनितल का निर्वापित था आलोक। ऐसे कुसमय में तम वारिधि मज्जित भूत निचय का पोत, होता कौन न होता जग में, यदि है तुच्छ कीट खद्य। जैसा कि काव्य पाठ से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह कविता भाषा की दृष्टि से थोड़ी क्लिष्ट है, क्योंकि कवि ने संस्कृत निष्ठ तत्सम संबंधों का तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया है और साथ ही साथ इसमें सामासिकता भी थोड़ी देखने को मिलती है। तो कविता को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम इसके शब्दार्थ को समझ लें। शब्दार्थ समझ लेने के बाद कविता बहुत आसानी समझ में आती है, क्योंकि भाव के स्तर पर यह बहुत ही सहज कविता है। आइए हम शब्दों के अर्थ समझ लें। चित्रपट अर्थात जिस पर चित्र बनाया जाए या कैनवस। असित भूत अर्थात कालिमा से भरा हुआ। क्षिति अर्थात क्षिति धरती, संस्कृत में क्षिति कहते हैं। तम अंधकार, तोम का अर्थ समूह, अमानिशा का अर्थ है अमावस की रात, जलद जाल का अर्थ है बादलों की जाली, कवलित मतलब निगला हुआ, कलित मतलब सुसज्जित, मयंक का अर्थ है चंद्रमा, व्योम का अर्थ है आकाश, तिरोहित का अर्थ है छिपा हुआ, चय का अर्थ है ढेर या राशि, कज्जलित का अर्थ है काजल जैसा काला, ककुब का अर्थ है एक बड़ा औषधीय पेड़ जो 60 से 80 फुट ऊंचा होता है और घना होता है। अंक का अर्थ है गोद। दामिनी बिजली, निविड़ मतलब गहरा और घना, घन का अर्थ है बादल, अटल मतलब जो टले नहीं अर्थात स्थिर, अवलोक का अर्थ है देखना, निशीथ का अर्थ है अंधकार, अवनितल का अर्थ है पृथ्वी, निर्वापित का अर्थ है बुझा हुआ, आलोक का अर्थ है प्रकाश, कुसमय का अर्थ है बुरा समय, तम वारिधि का अर्थ है अंधकार का सागर, मज्जिद का अर्थ है घिरा हुआ, नीचे का अर्थ है संचित, पोत का अर्थ है जहाज या नाव, तुच्छ का अर्थ है अति लघु, कीट का अर्थ कीड़ा और खद्योत का अर्थ जुगनू।
इन शब्दों को समझ लेने के बाद यह कविता बड़ी आसानी से समझ में आती है। आइए हम प्रथम अनुच्छेद की व्याख्या करें। यहाँ पर प्रकृति का चित्रण है, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण है, किंतु कवि ने यहाँ पर कवि का मुख्यार्थ सिर्फ प्रकृति चित्रण ही नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से उपदेश देना भी है और हमारे समाज में किस प्रकार से नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय होती है वह का बात कहना भी चाहता है। प्रकृति चित्रपट असित भूत था, क्षिति पर छाया था तब। कवि कहते हैं कि प्रकृति का यह जो कैनवस है, यह जो चित्र है या रूप है, वो पूरी तरह से अंधकार से भरा हुआ था और क्षिति अर्थात धरती पे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था। भाद्र मास की अमानिशा थी, जलद जाल पुरित था व्योम। क्यों ऐसी चारों तरफ अंधकार क्यों छाया हुआ था? क्योंकि यह भादो के मास की अमावस की रात थी। हम सभी जानते हैं कि अमावस की रात बहुत ही ज्यादा काली होती है, अंधेरी होती है, और यही नहीं बल्कि उसमें जलद जाल पुरित था व्योम। जलद जाल यानी बादलों की घनी जाली से आकाश भी पूरी तरह से भरा हुआ था। स्वाभाविक था कि अंधकार और अधिक तीव्र हो गया था। प्रकाश के जो स्रोत हैं हमारी प्रकृति में, वो सूर्य हैं, चंद्र हैं, तारे हैं, वो सभी संकटग्रस्त थे। कवि यहाँ कहते हैं कि किस प्रकार से काल कालिमा कवलित रवि था। अंधकार में यह जो सूर्य था, अंधकार या समय की कालिमा ने उसे निगल लिया था। रात आने पर वैसे ही सूर्य जो है अंधकार के द्वारा निगल लिया जाता है। यही नहीं, रात को प्रकाशित होने वाला जो मयंक है अर्थात चंद्रमा, वह भी उस समय कलाहीन होकर आकाश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। परम तिरोहित तारक चय था। तीसरा जो प्रकाश का स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत तारे, जो कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आकाश में चमचमाते रहते हैं, वे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वे तिरोहित हो गए थे सारे तारे। था कज्जलित ककुभ का अंक, और एक विशाल काय ककुभ वृक्ष जो पूरी तरह से अंधकार में ऐसा डूबा हुआ था मानो काजल में डूबा हुआ हो, और वह विशाल वृक्ष सिर्फ और सिर्फ अंधकार में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। तो कवि यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं, एक बहुत सुंदर बिंब हमारे सामने रात्रि के अंधकार का चित्रित कर रहे हैं कि किस प्रकार सर्वत्र सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, और प्रकाश के जो प्रमुख स्रोत थे सूर्य, चंद्रमा और तारे, वे सभी कहीं विलीन हो गए थे। आगे के अनुच्छेद में कवि आगे की स्थिति का वर्णन करता है। द्वितीय अनुच्छेद की व्याख्या में हम देखते हैं कि प्रकाश का एक और स्रोत दामिनी भी है। जब चारों तरफ बदली छाई होती है तो बिजली कड़क कर उस अंधकार पर थोड़ी देर के लिए प्रकाश के विजय को दिखाती है। लेकिन जिस दृश्य की कवि बात कर रहा है वह देख रहा है कि दामिनी छिपी निविड़ घन में थी, अटल राज्य तम का अवलोक। यह जो अंधकार का राज्य चारों तरफ छा गया था, अटल, जो टलने का नाम नहीं ले रहा था, उसके उस राज्य से भयभीत होकर मानो दामिनी अर्थात बिजली भी इस घने बादल में कहीं छिप गई थी। था निशीथ का समय, यह रात का समय था। अवनितल का निर्वापित था आलोक, इस धरती पे जितने भी आलोक के स्रोत से सब कहीं न कहीं निर्वापित थे, सब कहीं न कहीं छिप गए थे। ऐसे कुसमय में तमवारिधि, मज्जित भूत निचय कापो। ये ऐसा कुसमय था, बुरा समय था, जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। कवि अंधकार की तुलना सागर से करता है और कहता है कि इस अंधकार के सागर में डूबे हुए मज्जित भूत निचय कापो, एक छोटा सा जहाज दिखाई दे रहा था जो मानो समुद्र अंधकार रूपी सागर में चमचमाता हुआ बढ़ा चला जा रहा है। और वो पोत कौन सा है? होता कौन न होता जग में, यदि यह तुच्छ कीट खद्यो। कवि कहते हैं कि ये छोटा सा कीड़ा अगर जुगनू हमारे बीच नहीं होता तो इस गहन अंधकार को जीतने के लिए, इस गहन अंधकार में भी प्रकाश की बात करने के लिए कौन दूसरा आ सकता था। आप देखें कि कवि ने किस तरह से यहाँ पर गहन, अटल और
विशाल अंधकार के सागर की कल्पना की है और यह बताने की चेष्टा की है कि जब प्रकाश के सभी स्रोत एक तरह से अक्षम हो गए हैं, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, न सूर्य दिखाई दे रहा है, न चांद दिखाई दे रहा है, न तारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्रकृति के इस अंधकार के समय में, जीवन की इस निराशा के समय में, सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा खद्योत, जिसकी स्थिति सूर्य के सामने, चंद्रमा के सामने और तारे के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इस अंधकार पर वह विजय प्राप्त करता है। कवि कहता है कि इस अंधकार रूपी सागर में यह छोटा सा कीट खद्योत मानो एक जगमगाता हुआ दिया है, एक ऐसा जहाज है जो अंधकार के सागर को चीर कर बाहर निकल रहा है। अगर इस कविता के मुख्यार्थ को देखें तो कवि कहना यही चाहते हैं कि चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां जीवन में क्यों नहीं आए, चाहे कितना भी बुरा समय क्यों नहीं हो, मनुष्य को उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और बड़े बड़े बड़ी बड़ी शक्तियां जहां अक्षम हो जाती हैं, जहां कोई कुछ नहीं कर पाता है, वहां उम्मीद से भरी हुई छोटी सी कोशिश भी कहीं न कहीं हमारे लिए आशा का दीप बनकर आती है। या हम कह सकते हैं कि एक बड़े आग को, एक बड़े कार्य को करने के लिए एक छोटी सी चिंगारी भी पर्याप्त होती है। तो कवि यहाँ खद्योत के माध्यम से छोटे प्रयासों को भी महत्व देता है। आइए इस कविता की विशेष अंशों को थोड़ा सा हम देख लें। कवि ने अपनी कविता में प्रकृति का आकर्षक चित्र अंकित किया है। कविता बिंबात्मक है, हमारे सामने रात के उस दृश्य का आ जाते हैं जहां पर घने अंधकार में चमचमाते हुए हजारों जुगनू घूम रहे हैं और अंधकार को पराजित कर रहे हैं। हरिऔध सरल और क्लिष्ट दोनों तरह की साहित्यिक भाषा लिखने में सिद्धहस्त थे। खड़ी बोली के विविध रूपों और शैलियों पर आपका पूरा अधिकार था। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग में आप पूर्ण पटु पंडित हैं। प्रस्तुत कविता की भाषा क्लिष्ट है, हम जैसा कि देख रहे हैं, लेकिन भाव अत्यंत सरल है। अलंकार देखें तो अनुप्रास अलंकार है, मैंने ब्रैकेट में दे दिया है कहाँ, रूपक है। उपमा भी यहाँ कवि ने दी है, पोत की उपमा दी है, यानी जहाज की उपमा दी है खद्योत को। आइए हम निराला की कही कुछ वाक्यों के माध्यम से कवि का परिचय प्राप्त करें। निराला, महाकवि निराला कहते हैं कि खड़ी बोली के उस काल के कवियों में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काव्य साधना विशेष महत्व की ठहरती है। सहृदयता और कवित्व के विचार से भी ये अग्रगण्य है। इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं और सब में एक अच्छे उस्ताद की तरह से सरल चित्त से सबकी बातें सुन लेते हैं। हिंदी भाषा पर इनका अद्भुत अधिकार है। इस कविता की तुलनीय में मैंने हरिऔध की एक कविता जुगनू की कुछ पंक्तियों को यहाँ उद्धृत किया है। यह कविता बहुत लंबी है, लेकिन यह कविता कहीं न कहीं हमारी इस पाठ्यक्रम की कविता से जुड़ी हुई है और इसमें सहज शब्दों में यहाँ उन्होंने जुगनू की बात की है और जुगनू की प्रवृत्ति या जुगनू की विशिष्टता को सामने रखा है। आइए हम इसका पाठ करते हैं। आप अपने व्याख्या के अंतर्गत इनमें से किसी भी हिस्से को लेकर तुलनीय रूप में दे सकते हैं। जगमगाए न किस तरह जुगनू, वे गए प्यार साथ पाले हैं, क्यों चमकते नहीं अंधेरे में, रात के आंखों के उजाले हैं कभी छिपते चमकते हैं, कभी झोंकते किस आंख में ये धूल हैं, रात में जुगनू रहे हैं जगमगा, या निराली बेलियों के फूल हैं। स्याह चादर अंधेरी रात की, यह सुनहला काम किसने है किया, जगमगाते जुगनियों की जोत है, या जिनों का जुगजुगाता है दिया। हम चमकते जुगनुओं को क्या कहें, डालियों के एक फबीले माल हैं अंधेरे के लिए हीरे बड़े, रात के गोदी भरे ये लाल हैं। न जुगनू की जमातों को कहें जोत जीती जागती न्यारी कले, आंधियां इनको बुझा पाती नहीं, ये दिए वे हैं कि पानी में बले। जगमगाते ही हमें जुगनू मिले, झड़ लगी ओले गिरे आंधी बही, आप जलकर हैं जलाते और को, आग पानी में लगाते हैं यही। हैं बने बेचैन जुगनू घूमते, कौन से दुख बेतरह है खल रहे, है बुझा पाता न उसको मेह जल, है न जाने किस चलन से जल रहे। बेतरह वह क्यों जलाता है हमें, है सितम उसका नहीं जाता सहा, क्या रहा करता उजाला और को, आप जुगनू जब अंधेरे में रहा। इस प्रकार इस कविता में कवि ने खद्योत के माध्यम से, जुगनू के माध्यम से प्रकृति के चित्रण के साथ साथ मनुष्य के जीवन में
उम्मीद आशा की किरण की बात भी कही है। धन्यवाद।